बिहार बोर्ड का पेपर देखा, जब मैंने सैंपल पेपर रिकॉर्ड किया तो मैंने ऑब्जर्व किया यार कि यार मैं जिस लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूँ वो तो यहाँ है, बिहार बोर्ड के अंदर क्वेश्चन तो यहाँ पे लेवल, मतलब यहाँ लेवल के क्वेश्चन आते हैं, मतलब बिल्कुल टुच्चे मुच्चे से लेवल, हलवा परोस रहे हो तुम लोगों के लिए यार, आ जाओ और खा लो। और कई सारे क्वेश्चन मेरे एमसीक्यू वाले पार्ट में से भी थे। ठीक है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सारे बच्चे एमसीक्यू वाले लेक्चर सीक्वेंस जो भी सीरीज हमारी चल रही है वो जरूर से देखें। आज अभी आप नोटिस करोगे कि जो एमसीक्यू वाले लेक्चर है उसके अंदर 45 प्रश्न, 50 प्रश्न में 40 मिनट में, इवन अभी जो दूसरा पार्ट आएगा वो तो आधे घंटे में निपटा दिया मैंने। तो बेसिकली मेरी कोशिश अपनी तरफ से, अपने एंड से ये रहती है कि आप लोगों का टाइम कम से कम कंज्यूम हो और आपको ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी कंटेंट मिले। ठीक है बच्चों, तो या आज की क्लास में मैं आपको पहले ही बता देता हूं, चैप्टर नंबर 4 का रिवीजन करेंगे, जो डेरिवेशन हम कर चुके हैं वो वापस करेंगे, ऐसी बात नहीं है। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ये करना है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया, बायोसॉर्ट का नियम आया, मैं बायोसॉर्ट का नियम आपके सामने वापस बोर्ड पे लिखूंगा, लेकिन आपका काम क्या है, आपका काम ये कि आपको खुद को बिना देख के उसको लिखना है, तो अपने आप आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको ये भी पता चल जाएगा कि प्रीवियस ईयर के हमारे कौन कौन से प्रश्न आए हुए थे इस चैप्टर में से। जैसे चैप्टर वाइज मैंने आपको बताए हैं, जैसे वन शॉट रिकॉर्ड किया था तब मैंने बताया था, बट स्टिल मैं आप लोगों को यहाँ पर एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने वाला हूं। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हमारे पास ऑलरेडी जुड़ गए होंगे। बच्चे तो मुझे आज कम ही दिख रहे हैं, 35 स्टूडेंट यहाँ हैं क्या अभी तक? एक कौन है हमारे पास? एकांत है, सपना है, और कौन है? जय हिंद वाले बच्चे कौन है? सुशील पांडे, आकाश, और कौन है? अनु। अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ, अरे रुक जाओ, आकाश का ही नाम आ गया देखो वापस, रुक ही नहीं रहा है ये तो भाई, रुक जा भाई, मेरे को पढ़ने तो दे नाम, रुक, अरे नहीं रुक रहा है, फिर नहीं रुक रहा है यार, मैं क्या करूं, किसी बच्चे का पढ़ा नहीं जा रहा। गुड इवनिंग सर, 2 और 4 चैप्टर के माइंड मैप का पीडीएफ बेटा, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें ना, 1-2 दिन मेरे को दो, क्योंकि आप लोगों के जो ऑलरेडी कुछ नोट्स बने हुए हैं, हैंड रिटन नोट्स जो बने हुए हैं, जो हाथ से लिखे हुए हैं, वो भी मुझे चेक करना है, वो भी मुझे उसका भी टाइम नहीं मिल रहा। जैसे मुझे टाइम मिलेगा पहले मैं उनको चेक करूंगा, क्योंकि वो ज़्यादा जरूरी है। माइंड मैप तो आप स्क्रीनशॉट लेके भी कर सकते हो, माइंड मैप में थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हैं, इसलिए मैंने वो माइंड जो है भी अपलोड नहीं करवाई, नहीं तो आप गलत पढ़ लोगे। ठीक है, और कौन है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग डियर सर, गुड इवनिंग एकांत, गुड इवनिंग तरुण कुमार, एकांत वर्मा, प्रिंस, आस्था, प्रिया, बाबुल कुमार, एकांत वर्मा, शीतल, ओहो शीतल, शीतल, गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? मैं आपको कैसे मैसेज करूं वो आप तक पहुंच जाए? बेटा आपको टेलीग्राम पे मैसेज करना है ना, जैसे से मैंने भी वॉइस नोट भेजा तो आप उस पर टैप करके मेरे को पर्सनली मैसेज कर दो। ठीक है, दीपक पांडे, एकांत वर्मा, रजत यादव, प्रिंस विष्णु, और कौन है? प्रिया गुप्ता, लक्ष्मी किरार, हीरा कुमारी, एकांत वर्मा, बाबुल कुमार, रजत यादव, प्रिया, सबको गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, बिहार बोर्ड के मैंने एक्स्ट्रा टॉपिक का वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर दिया है, होप सब तक पहुंच गया होगा। 9th चैप्टर का वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर दिया था। अगर फिर भी किसी बच्चे के कोई टॉपिक रह रहा है तो जस्ट लेट मी नो, मुझे बता दीजिएगा, मैं वो पर्टिकुलर चैप्टर का या 2-3 चैप्टर का क्लब करके एक्स्ट्रा कंटेंट रिकॉर्ड कर दूंगा। ठीक है, कुछ बच्चे जो है बिना देखे वीडियो यार बोलते हैं सर ये टॉपिक नहीं करा, बेटा एक बार देखो जाकर के, मैंने सारे टॉपिक टच कराए हैं, एनसीईआरटी के अलावा भी एक्स्ट्रा टॉपिक भी कराए हुए हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है यार। हर टॉपिक मुझे पता है तुम लोगों को कराना, और मुझे 100 मार्क्स दिलवाने आप लोगों को, और 100 मार्क्स फिजिक्स में लाना सीरियसली बता रहा हूँ कोई मुश्किल काम है ही नहीं। तुम्हारे मॉडल पेपर, सैंपल पेपर देख के तो मैंने कहा यार क्या है पेपर है, बिल्कुल हलवा परोस के दे रखा तुम लोगों को, बोले लो आ जाओ और नंबर ले जाओ, मतलब ऐसा है। तो आप लोगों को बस थोड़ी सी मेहनत करनी है, तो ज्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि भाई पूरे दिन बैठ के पढ़ रहे हैं, दिमाग लगा रखा है, सर दुख रहा है फिर भी पढ़ रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना अपने को पढ़ना आराम से, शालीनता से, जितना हो सके अपना 100% देना है, पर इस चक्कर में अपनी तबीयत खराब नहीं करनी। ठीक है, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि भाई सर ने बोल दिया यार आराम से नंबर आ जाएंगे तो पढ़ो ही नहीं, ऐसा भी नहीं करना। अपना 100% देने का मतलब है आप जितना एफर्ट डाल सकते हो बिना अपनी हेल्थ को खराब किए, वो आपको एफर्ट डालना है। ठीक है, चलिए, अच्छा 2 आवर्स ओनली, देखो शिवम सच्चाई बता रहा है सर, 2 आवर्स ओनली। फिजिक्स 2 आवर्स पढ़ रहे हो ना, फिजिक्स 2 आवर्स, मैथ्स 2 आवर्स, केमिस्ट्री 2 आवर्स, अंग्रेजी और हिंदी के तो अते पता ही नहीं होंगे तुम लोगों के, साइंस वालों के हिंदी और इंग्लिश के अते पता ही नहीं होते, मेरे भी नहीं थे। प्रियांशी कश्यप, ले लिया बेटा आपका नाम, तरुण कुमार, आयशा, एकांत वर्मा, सबको गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आदित्य क्या बोल रहे हैं? गुड इवनिंग सर जी, 4 से 5 दिन हो गए हैं क्या क्लास लिए, बिकॉज एग्जाम थे। ओके कोई बात नहीं, आई होप आपके एग्जाम अच्छे रहे होंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करें फिर। कह रहा हूँ ना, वो तो मैंने तो अंग्रेजी लास्ट में पढ़ी थी,
पासिंग नंबर आए थे फिर हिंदी में अच्छे आए थे मेरे। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं अपन आज की। तो आज आप लोगों को मैं फिर कह रहा हूं, आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आज की क्लास में जो आप बहुत बार देख चुके हो, एक बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार भी देख लिया होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को नॉर्मल क्लास में भी कराया, मैंने आपको वन शॉट में भी कराया। तो अगर आपने वन शॉट 2 बार देखा हो, नॉर्मल क्लास 2 बार देखी हो, नोट्स 2 बार पढ़े हो, तो आपको वो क्वेश्चन बार बार मिलेंगे, फिर कह रहा हूं। लेकिन आपका क्या काम है? आपका काम है जो डेरिवेशन मैं आपको सामने दिखा रहा हूं, मैं तो कर रहा हूं साथ के साथ, आपको क्या करना है? आपको क्लास देखते देखते सामने फोन रखना है, आप फोन पे नजर नहीं डालनी है, आपको करना है अपना डेरिवेशन और देखना है कितना जल्दी आप कर सकते हो, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। ठीक है, किसी भी डेरिवेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बच्चों, फिर कह रहा हूं, उसका डायग्राम अगर आपने करेक्ट बनाया है, फाइनल फॉर्मूला आपने करेक्ट निकाला है, तो बीच के 1-2 स्टेप अगर आपने स्किप कर दिए, गलत कर दिए, तो भी कोई इतना माइंड नहीं करेगा। 90% चांसेस है कि आपकी एरर डिटेक्ट ही नहीं होगी, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता। ठीक है, तो कोशिश करिए डायग्राम नीट एंड क्लीन बनाए, पेंसिल का यूज करें, जरूरत पड़ने पर ब्लैक पेन का उपयोग करें अगर बोर्ड अलाउ करता हो तो, अदरवाइज पेंसिल से भी बहुत प्यारा सुंदर डायग्राम बन सकता है। अपने आंसर को ब्लॉक में लिख कर आए, अच्छे बच्चों के लिए डब्बा बनाकर गए हैं, चाहे फिर वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिर मैथ्स हो। फिजिक्स में कभी भी न्यूमेरिकल ना समझ आए कि क्या करना है न्यूमेरिकल के अंदर, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, जैसा मैथ्स में करते हो उससे रिलेटेड फॉर्मुला लिख कर आ जाना, एग्जामिनर आधा नंबर तो दे ही देगा अगर फॉर्मुला क्वेश्चन समझना है। वैसे न्यूमेरिकल मैंने देखे कोई ऐसे हाई फाई लेवल के नहीं है जितने लेवल के अपन ने करे। ठीक है, ये सॉरी कौन बोल रहा है? श्रेय, आयशा, क्या हो गया भाई तुम्हें? कौन सी गलती करते हो तुम्हें? चलो तो क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो पहला प्रश्न 50 बार देखा होगा, हजारों बार देखा होगा। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप लोगों को क्वेश्चन दिख जाए। इस बार मैंने पूरे बोर्ड पे लिख दिया क्वेश्चन, यार छोटा होना पड़ेगा मेरे को। एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में Q आवेश व M मात्रा का एक कण V वेग से B के लंबवत फेंका जाता है। कण वृत्ताकार गति करने लगता है। देखो पहला प्रश्न तो यहीं से बनता है, अगर एक आवेशित कण को किसी भी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में फेंका जाए तो उसकी गति का प्रकार कैसा होगा? वृत्ताकार गति करने लग जाएगा। मैंने आपको बताया था, एमसीक्यू में बताया था। ठीक है, कि मान लीजिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आपने क्या करा, आपके पास एक आवेश था और उस आवेश को, जिस पर आवेश की मात्रा थी Q, आपने फेंका सीधा फेंकने के बाद जैसे आपने सीधा फेंका तो क्या करेगा, ये विद्युत क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र इसके ऊपर बल लगाएगा। और बल लगाने की वजह से, देखो बल कैसे लगाएगा, इस वाले रूल से अपन आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पर आवेश ऐसे जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, तो इस पर बल ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको आवेश को नीचे ले लेते हैं, इट विल बी मच बेटर हमारे लिए, है ना। तो ये आवेश यहाँ पर है, ये ऐसे जा रहा है, आवेश की दिशा ये रही, देखो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, तो इस आवेश पर बल लगेगा ऊपर की तरफ। अब जब आवेश पर बल ऊपर की तरफ लगेगा तो जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र में एंटर करेगा, ये वृत्ताकार पथ में घूमने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पे बल ऐसे लग रहा है। कहां की तरफ लग रहा है? ऊपर की तरफ लग रहा है। अब जैसे यहां पहुंचेगा, इस पर बल की दिशा ये हो जाएगी, जैसे यहां पहुंचेगा बल की दिशा ये हो जाएगी, जैसे यहां पहुंचेगा, एक काम करो इसको हटा दो ना, ज्यादा गंदा सा दिख रहा है तो। ठीक है ना, तो जैसे जैसे ये गति करता रहेगा वैसे वैसे इसके अंदर बल इस तरीके से लगता रहेगा और एक कॉन्टिन्यूसली वृत्ताकार पथ में गति करता रहेगा। पर कंडीशन ये है कि जब ये चुंबकीय क्षेत्र में एंटर करे तो थीटा का मान कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। अगर कोण का मान 90 डिग्री ना हो, 0 से 90 डिग्री के बीच में हो, मतलब कोई न्यून कोण हो, तो उस केस में उसका पथ कैसा होगा? मान लीजिए 90 डिग्री कोण पर एंटर नहीं कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र के साथ कुछ कोण बना के एंटर कर रहा है, तो इसका पथ कैसा होगा? फटाफट से मुझे कमेंट करके बताओ। बिल्कुल, क्या बात है। देखो शिवम जी बोल रहे हैं अभी केंद्रीय बल को अपन चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल के बराबर रखेंगे इस प्रश्न में। सबसे पहले जो जो चीज हमें ज्ञान की दे रखी है वो अपने यहाँ पे लिखेंगे। चित्रानुसार रामायण लिखनी पड़ेगी अपने को। चित्रानुसार, इसका द्रव्यमान भी लिख देते हैं, m द्रव्यमान है, q आवेश है। चित्रानुसार एक m द्रव्यमान व q आवेश का, व q आवेश का कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में v वेक्टर वेग से गति करता है, गति करता है। तो इसका वेग हो गया v वेक्टर, चुंबकीय क्षेत्र हो गया b वेक्टर। ठीक है ना। इसके कारण इस पर
एक बल लगता है, एक बल लगता है, फलस्वरूप कण वृत्ताकार गति करना प्रारंभ कर देता है, वृत्ताकार गति करना प्रारंभ कर देता है, प्रारंभ कर देता है। ठीक है, अब हम लिखेंगे जो अभी हमारे एक भैया जी ने बोला कि अभिकेंद्रीय बल जैसे आवश्यक प्रदान किया जा रहा है, क्योंकि वृत्ताकार पथ में घूमना चाहता है तो अभिकेंद्रीय बल तो चाहिए ना, तो इसे आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कौन प्रोवाइड करवाएगा? चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल। तो ये बराबर हो गया चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल, क्षेत्र के कारण लगने वाला बल, लगने वाला बल। ठीक, अभिकेंद्रीय बल का सूत्र क्या होता है भाई? अभिकेंद्रीय बल का सूत्र होता है mv²/r। तो मान लेते हैं इसकी त्रिज्या कितनी है? r है। तो भाई जिस वृत्ताकार पथ में घूम रहा है उसकी त्रिज्या कितनी है? r। जिसका एक्सप्रेशन अपन से पूछ रहा है वृत्ताकार पथ की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ये पूछा है इसने। और ये बिहार बोर्ड में आया हुआ प्रश्न, लो वही बिहार बोर्ड वालों का पहला प्रश्न आ गया। तो ये किसके बराबर होता है बच्चों? QVB sin थीटा। बस यहाँ पे थीटा का मान आप सब जानते हो कितना है, थीटा का मान यहाँ पे 90 डिग्री, और साइन 90 का मान कितना होता है? साइन 90 का मान होता है 1, इसलिए यहाँ पे इसको लेने वाले हैं नहीं। मेंशन कर दीजिए यहाँ पे r क्या है? वृत्ताकार पथ की त्रिज्या। साइड में मेंशन करेंगे r क्या है? वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, क्योंकि इसको ऊपर स्पेसिफाइड नहीं किया है, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या। ठीक, तो बस डाल दो वैल्यू, हमारे पास देखो क्या आएगा, हमें मिलेगा mv²/r बराबर सिर्फ QVB मिल गया। अब देखिए जरा, एक v से आपका एक v कैंसिल हो गया, हमें मिला mv/r बराबर QB। यहां से r का मान हमारे पास कितना आया? mv/QB। ये लो उत्तर आ गया आपके पास, बस खत्म हो गया। इसको डब्बे में डाला, आपको पूरे अंक मिलेंगे। 2 नंबर का प्रश्न आएगा, 2 नंबर पूरे मिलेंगे, मेरी गारंटी है, क्योंकि आपने सारी रामायण लिखी, आपने डायग्राम अच्छे से बनाया, एक एक चीज स्पेसिफाइड कराया है, तो आपके नंबर कोई काट ही नहीं सकता। आई होप सबको क्लियर है। अगर भैया एंगल क्या लिखा है, थीटा एंगल बनाकर गति कराते हैं तो r बराबर mv sin थीटा अपॉन QB। बिल्कुल करेक्ट। उस केस में उसका पथ कैसा होगा? ये तो मैंने आप लोगों से पूछा था, पथ कैसा होगा उस केस में? बताओ जल्दी जल्दी बताओ, उस केस में पथ कैसा होगा? थीटा का मान 1 से छोटा है तो। बायो सावर्ट लॉ वाली डेरिवेशन और एम्पियर वाली बहुत आसान लगती है बेटा। आसान तो लगेगी ना, स्टार्टिंग में तो तुम रो रहे थे। हेलिकल पाथ बिल्कुल करेक्ट, किसी बच्चे ने लिखा है, बस थोड़ी स्पेलिंग गलत हो गई, हेलिक्स लिख दिया उसने, हेलिकल बिल्कुल नीचे एक सुशील पांडे ने सही लिखा है। परवलयाकार गलत है आकाश कुमार, बेटा गलत बोल रहे हो, परवलयाकार नहीं होता, सर्पिल्लाकार आप बोल सकते हो, या हेलिकल पाथ उसको आप बोल सकते हो। गलत सलत मत बोलो, अरे तो बेसिक से क्वेश्चन ये तो आने चाहिए ना अपने को, ये नहीं आएंगे तो कैसे चलेगा? ठीक है, तो आई होप सबको डेरिवेशन क्लियर हो गया होगा। देखो फिर कह रहा हूं यार, बहुत कोई मुश्किल नहीं है फिजिक्स में मार्क्स लेना, आप धुलंधर हो चुके हो तुम लोग। स्टार्टिंग में जब 11th में बच्चा आता है, 12th में बच्चा आता है, बेचारा बहुत शिवरिंग हो रही होती है कि क्या करूंगा यार, मतलब क्या है यार, डर जाता है बच्चा बहुत बुरी तरीके से। लेकिन अब जब आप लोगों ने इस डेरिवेशन को 3 बार देख लिया, 4 बार देख लिया, तो आपको लगता है क्या है हलवा ये। तो जब पहले दिन तुम आए थे ना, तब तुम्हारी मेंटालिटी सोचो और आज की तुम्हारी मेंटालिटी सोचो, कितना डिफरेंस होता है। मैंने भी जब पहली बार पढ़ाना चालू करा, मैंने जब पहली बार फिजिक्स पढ़ाई किसी स्कूल के अंदर, क्योंकि 12th की फिजिक्स पढ़े हुए तो बहुत टाइम हो गया था, कॉलेज हो चुकी थी, कॉलेज हो चुकी थी, तब मैंने एक स्कूल ज्वाइन किया था, और स्कूल के अंदर पहली बार मैंने फिजिक्स पढ़ाई थी। और उसके बाद कोचिंग सेंटर्स वगैरह पे भी पढ़ाई, पर स्कूल के अंदर जब पहली बार पढ़ाई, मेरा पहला साल था, मैंने अपने आप को झोंक दिया था उसके अंदर। उस टाइम मेरे पास दोनों तरीके के बच्चे थे, एक ही क्लास के अंदर मेरे पास हिंदी मीडियम के बच्चे भी थे और मेरे पास इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी थे। और ये मेरे लिए बहुत अच्छा प्लस पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि मेरे को टाइम हिंदी में भी पता पड़ गई, इंग्लिश में पता पड़ गई। ऑल्दो मैं एक हिंदी मीडियम स्कूल से था, बट अब मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ा सकता हूँ, मैं बायलिंगुअल हो चुका हूँ। मैं आप बोलो तो पूरा अंग्रेजी पढ़ा दूंगा, आप बोलोगे तो मैं पूरा हिंदी में पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो आप लोगों के साथ भी हो सकता है, आप लोग 1 बार या 2 बार डेरिवेशन देखोगे ना, ऐसा होता है। आप लोगों को कई डेरिवेशंस में ऐसा लगता होगा कि अरे तो बहुत टफ डेरिवेशन है,
ये तो समझ ही नहीं आ रहा है। लेकिन जब एक दो बार आप हाथ से निकाल लेते हो ना, तो फिर ये चीजें ना अपने आप दिमाग में ना फिट हो जाती है। मेरे साथ भी ऐसा होता, पहली बार जब मैं बोर्ड पे करा रहा था, सोचो इतने सारे बच्चे सामने बैठे हैं, पहली बार मैं पढ़ा रहा हूँ बोर्ड पे, हाउ डिफिकल्ट इट इज। मुझे घर से प्रिपेयर करके जाना पड़ता था, सारी डेरिवेशंस अच्छे से देख के जानी पड़ते थे कि बच्चा कोई पॉइंट निकाल के ना पूछ ले कि सर ये चीज कहाँ से और कैसे आ गई। फिर उसके बाद एक साल पढ़ाया, स्टार्टिंग में काफी डर लगा, कभी कभी डेरिवेशन दिमाग से स्किप भी हो जाती थी, क्योंकि कई बार कई कई चीजें अपने को डालनी पड़ती, जैसे आपसे स्किप हो जाती, मेरे से भी हो जाती थी, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना। लेकिन जब एक बार करा, दो बार करा, तीन बार करा, तो उसके बाद तो ऐसा हो गया कि अब आप मेरे को बोलो पूरी डेरिवेशन में आपको बिना क्या बोलते हैं चैप्टर के टॉपिक देखे बता सकता हूँ, इसके बाद ये पढ़ाना, इसके बाद ये पढ़ाना, इसके बाद ये पढ़ाना, इसके बाद ये पढ़ाना, सब रट गया, आपको भी रट जाएगा। मैं यही कह रहा हूँ, चैप्टर फ्लो किसको बोलते हैं? चैप्टर फ्लो इसी को ही बोलते हैं कि आपके दिमाग में एक इमेज बन जानी चाहिए। जैसे आप मूवी देखते हो तो मूवी की सारी स्टोरी आपको पता होती है, तो आपको भी चैप्टर की पूरी स्टोरी बतानी चाहिए, किस टॉपिक के बाद क्या है। फिर जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, फिर आप चैप्टर खोलोगे, हाँ भाई कौन सा टॉपिक पूछा है इसमें, उस वो डेरिवेशन करनी है। नहीं तो एग्जाम में खिचड़ी बन जाती है अच्छी वाली, इसके अंदर से दाल और चावल निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न अपने को बोल रहा है, बायो सावर्ट का नियम क्या है, किसी भी धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ये बायो सावर्ट का लॉ है ना भाई, पता नहीं सारे बोर्ड देख लिए मैंने, कोई ऐसा बोर्ड नहीं छोड़ा इसने जिसमें ही नहीं आया हो। मतलब ये बायो और सावर्ट ने मिलकर के तो गंद मचा रखी है, मतलब हर उसमें आ जाते हैं। ये क्वेश्चन हर बोर्ड में आया हुआ है, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करा, पर ये बिहार बोर्ड में भी देखा है मैंने यूपी बोर्ड में भी देखा है, आगे मैंने शायद लिखा होगा ये देखो, ये रहा लिखा है, देखो राजस्थान बोर्ड यूपी बोर्ड में यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके ऊपर ऑल्दो इन्होंने अक्षीय बिंदु पर चुंबक क्षेत्र की तीव्रता का मान पूछा है, और यहाँ पर इन्होंने कहा गया कुंडली के अक्ष पर, अरे दो बार कैसे हो गया क्वेश्चन, गजब। ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन सेम है भाई, अलग अलग लिख दिया मैंने, लेकिन है भाई सेम है। यहाँ पे भी देखो चुंबक वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का या चुंबकीय प्रेरण का व्यंजक प्राप्त करना, ये राजस्थान बोर्ड यूपी बोर्ड का प्रश्न है। और यही प्रश्न सेम तुम्हारे एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, हर बोर्ड में आया हुआ है। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और किसी को भी छोड़ के नहीं जाना। ठीक है, चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं बायो सावर्ट के नियम के बारे में। अगर ये प्रश्न आता है बच्चों तो 5 या 6 नंबर में आएगा, राजस्थान बोर्ड में 4 नंबर से बड़ा कोई प्रश्न आता नहीं है, बाकी सारे बोर्ड के अंदर 5 नंबर का प्रश्न आ जाएगा, क्योंकि राजस्थान बोर्ड का 56 नंबर का पेपर बनता है, बाकी सारे बोर्ड 70 नंबर का पेपर बनाते हैं। ठीक है, तो बायो सावर्ट का नियम आप देख लीजिए, बायो सावर्ट का नियम, ठीक है, तो अपन लिखेंगे इस नियम से हम किसी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन कर सकते हैं या उसकी गणना कर सकते हैं। तुम लोगों को पढ़ाते पढ़ाते मेरे को अपने स्कूल के दिन याद आते हैं। मेरी भी हिंदी कभी बहुत अच्छी हुआ करती थी, अब तो कचरा हो गई है, ना हिंदी में अच्छे रहे ना इंग्लिश में अच्छे रहे दोनों मिक्स हो गए। चलिए, तो ये धारावाही चालक है हमारे पास, जिसमें हमारे पास धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा मान लेते हैं इसमें प्रवाहित हो रही है। हमेशा इंटीग्रेशन जैसा साइन बनता है, पता नहीं क्यों बनाना चाहता हूं सीधा तो भी इंटीग्रेशन जैसा साइन बन जाता है। तो यहां पर आपको पता है इस धारावाही चालक में ऐसे धारा जा रही, तो यहां पर चुंबक क्षेत्र अंदर की तरफ होगी और इस सारे पार्ट से चुंबक क्षेत्र बाहर की तरफ होगी। तो यहां बनाएंगे हम क्रॉस और यहां बनाएंगे हम डॉट। तो मान लेते हैं हमारे पास ये छोटा सा पार्ट है हमारे पास डीएल वेक्टर, इस डीएल वेक्टर से इसकी दूरी जो है हमारे पास वो कितनी है, कितना कचरा कर दिया मैंने। तो डीएल वेक्टर से इसकी दूरी हमारे पास कितनी बच्चों, उसको अपन ने लिखा था आर, और इन दोनों में से कौन ऐसे बनाया था अपन ने, डीएल से आर की तरफ बनाया था थीटा कोण। सेम चीज आप ये भी आर ले सकते हो, अगर आप इधर की तरफ डायरेक्शन, मतलब इधर की तरफ अगर चुंबक क्षेत्र निकालना चाहो, चाहे यहां निकालो चाहे वहां निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस डायरेक्शन का फर्क है। तो हम बोलेंगे इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक
यहाँ पे आई धारा है हमारे पास, के कारण के, अरे यार हैबिट उसकी पड़ गई मेरे को तो, के डीएल वेक्टर के कारण, डीएल वेक्टर के कारण आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्न कारकों पर निर्भर करती है, निम्न कारकों पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। पहला कारक है, हम डीबी का सिर्फ परिमाण लेना चाहते हो, तो अगर आपको डीबी वेक्टर का इस तरीके से परिमाण लिखना तो परिमाण लिखो। अगर आप ये लिखने में कन्वीनियंट नहीं फील करते हो, तुम्हें लगता है बहुत इरिटेटिंग है, तो आप इस डीबी वेक्टर के परिमाण को सिर्फ डीबी लिख दो, साइड में लिख दो कि हमने इसको ऐसा मेंशन किया है ना, क्योंकि हम सिर्फ परिमाण के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर आप इतना लंबा नहीं लिखना चाहते हो, एक बार साइड में लिख दो भाई हमने इसको माना है, डीबी वेक्टर के परिमाण को डीबी बोल दिया है। तो डीबी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू, सबसे पहली चीज है बच्चों धारा जिसमें प्रवाहित हो रही है, जितनी ज्यादा धारा प्रवाहित करोगे चुंबक क्षेत्र उतना ही तीव्र हो जाएगा। ये पहली चीज, ये पहली ऑब्जर्वेशन थी। डीबी वेक्टर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू डीएल वेक्टर के परिमाण के सीधे समानुपाती होती है, ये दूसरा समीकरण। डीबी वेक्टर का परिमाण सीधे समानुपाती हो गया साइन थीटा के, जो आपका थीटा बना है उसका साइन। ये तीसरी समीकरण, और डीबी जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है आर स्क्वायर के, ये चौथी समीकरण। तो समीकरण 1, 2, 3 व 4 से, समीकरण 1, 2, 3 व 4 से, इससे हम लिख सकते हैं कि डीबी सीधे समानुपाती है आई डीएल का परिमाण साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो आप जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो आएगा हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये कांस्टेंट है। आई डीएल वेक्टर का परिमाण साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब अगर मुझे इसका सदिश रूप लिखना हो तो ये तो आ गया फॉर्मूला, खत्म हो गया। सदिश रूप लिखना हो तो सदिश रूप में क्या लिखेंगे बच्चों, देखो इसके मार्क्स के अकॉर्डिंग है, जैसे मैंने यहाँ पे तो मेंशन नहीं करे मार्क्स, लेकिन अगर मान लो ये प्रश्न 5 नंबर में आ जाता है, ये 5 नंबर का प्रश्न अगर आया तो आपको सिर्फ इतना लिख के छोड़ के आना है, क्योंकि अभी आपको एक और डेरिवेशन करनी है। क्या है उसके बाद बोलना, किसी धारावाही कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जो अपने आप में बहुत बड़ा डेरिवेशन है। तो प्लीज अगर आपका ये 5 नंबर का प्रश्न आता है तो इतना लिखकर छोड़कर आ जाइए। अगर बायो सावर्ट का नियम अलग से आ रहा है, बोल रहा 2 नंबर में लिखकर आओ, वैसे तो 2 नंबर के हिसाब से भी मोर देन इनफ है, इतना लिख रहे हो तो भी बहुत होता है। लेकिन अगर आपको और बोल रहा है सदिश रूप भी लिखो तो आप सदिश रूप लिखो, नहीं लिखना तो छोड़ दो, वो फिर एक्स्ट्रा होगा आपके लिए, ठीक है। अगर टाइम नहीं बच रहा तो प्लीज ना लिखे, जितना पूछो उतना लिखे। तो अभी तो मैं आपको सदिश रूप बता ही रहा हूं। तो डीबी वेक्टर बच्चों किसके बराबर हो जाता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। अगर आर कैप नहीं लिखना चाहते तो इसकी जगह आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब लिखोगे, पता है आपको। अगर ये नहीं लिखना तो अपन लिखेंगे डीबी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ये भी अपन ने एक एमसीक्यू में करा था। तो छोटी